प्रवीण झा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? प्रवीण झा की गिरफ्तारी मधुबनी से ही हुई है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार के मधुबनी में नरसंहार के बाद से पूरा बिहार सन्न है। स्थिति इतनी भयावह हो चली है कि लोग डरे हुए हैं और मामला इतना संगीन हो चला है कि इस पर अब पॉलिटिकल रंग देखने को मिल रहा है। हर दल का नेता वहां पहुंच रहा है जहां पे मधुबनी के उस गांव में यानी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जहां पर 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उस मामले में पुलिसिया कार्रवाई भी अब तेज हुई है। तेज कैसे हुई है? जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, और पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है तो आंगन फांगन में गिरफ्तारियां शुरू की जाती हैं। लगभग 34 लोगों को नामजद किया गया, आरोपी बनाया गया, जिसमें से अभी कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज भी जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इसके मुख्य आरोपी प्रवीण झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब इस मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय से जानकारी ली जाएगी तो क्या जवाब होना चाहिए। सटीक ठोक बजा करके वो जवाब होना चाहिए कि उसमें आखिर प्रवीण झा की गिरफ्तारी कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई। इस बात की तसल्ली तो मुख्यालय ही दे सकता था। लेकिन जब एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार से पूछा गया तो वो शक पका गए, वह सही से जवाब नहीं दे पाए। एक वीडियो क्लिप है हमारे पास जिसमें इस मामले को लेकर के उनसे सवाल पूछा जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि प्रवीण झा की गिरफ्तारी कैसे हुई है तो उस पर उन्होंने जो जवाब दिया आप इस वीडियो में सुनिए। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के जो मोहम्मदपुर गांव में जो घटना हुई थी जिसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उसमें 35 व्यक्तियों पर नामजद केस और अज्ञात पर जहर दर्ज किया गया था। इसमें से 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हाल में ही हुई है, आज भी हुई है, कुछ हुई है, और कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कुटकी जब्ती की कार्रवाई भी की जा चुकी है। जो इनमें से मेन एक्यूज हैं उनमें से एक प्रवीण झा, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके लिए विशेष छापामारी दल का गठन भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक मधुबनी और उसके साथ साथ दरभंगा आईजी ये स्वयं कांड के अनुसंधान का निरीक्षण कर रहे हैं और छापामारी पर जो है अपनी नज़र बनाए रखे हैं। प्रवीण झा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? प्रवीण झा की गिरफ्तारी मधुबनी से ही हुई है। तो सुना आपने, इस वीडियो को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी साझा किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को साझा करते हुए वह बात लिखी है जो अमूमन आम लोग नहीं बोल पाते हैं प्रशासन के सामने, लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष हैं तो ये जरूर बोलेंगे, आवाज़ तो ये लगातार उठा रहे हैं। वो क्या लिखे हैं इस वीडियो पर मैं बता रहा हूँ। नरसंहार आरोपी प्रवीण झा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, यह सवाल है, जिस पर एडीजीपी वो कहते हैं ई मतलब जो है वो हकलाने लगते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। शायद मधुबनी से हुई है जो इनके कहने का मतलब है। ये श्योर नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से बेशक पकाए उससे लगा कि अब ये कुछ छुपा रहे हैं या कुछ उचित जानकारी इनके पास नहीं है। तो यहीं पर तेजस्वी यादव तंज कसते हैं और कहते हैं बस इसी में ही नीतीश कुमार की किरदार छिपा हुआ है। वैसे जेडीयू की कुकर्मी पुलिस ने यह नहीं बताया गिरफ्तारी कहाँ, कब, कौन और किसके गांव से हुई है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर और उनकी पार्टी जेडीयू पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं के लोग जो हैं ये संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, इन्हीं के लोग जो हैं वो गुंडे हैं, वही अपराध करवाते हैं, ऐसे ऐसे बड़े वारदात को अंजाम दिया जाता है। आज भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान भी इन्होंने यह जानकारी दी कि जहाँ जहाँ पे घटनाएं हुई हैं, चाहे गोपालगंज में हो, सिवान में हो या फिर मधुबनी की बात कर लें, पटना की बात कर लें, तो हर जगह जेडीयू या बीजेपी के नेता का नाम वहाँ पे आ जाता है। जैसे कि मधुबनी कांड में बीजेपी से विनोद नारायण झा का नाम आ रहा है। ये बेनीपट्टी के विधायक हैं, हालांकि इनका विधानसभा क्षेत्र नहीं पड़ता है, और लेकिन इन पे आरोप लगा कि इन्हीं के संरक्षण में ये सब अपराध होता है, ये घटनाएं घटी हैं। जब उनसे यह तसल्ली मांगी गई कि आखिर विनोद नारायण झा जी आप पर यह आरोप लगा है तो आप क्या कहते हैं, तो विनोद नारायण झा ने स्पष्ट किया कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। 40 सालों का मेरा करियर है, राजनीतिक करियर है, जहां पर मुझ पर इस तरह के दाग तो नहीं लगे हैं। चूंकि मैं यहां पे नहीं हूं, उनके फैमिली में कोई इशू चल रहा है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, शायद उनका दामाद,
तो इस वजह से वो वहाँ पे उनका ख्याल रख रहे हैं, वहीं पर हैं, इस कारण वह उस घटनास्थल पर नहीं पहुँच सके हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहाँ होता तो शायद मैं फांसी से कम की मांग तो नहीं करता ऐसे दोषियों के लिए। वो चाहते थे कि दोषी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पर कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ जो जातीय अदावत की बात कही जा रही है, लेकिन जातीय अदावत नहीं, इसे आप वर्चस्व की लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जातीय अदावत सवर्णों के बीच की अदावत यहाँ पे दिख रही है। राजपूत, ब्राह्मण, ये बताया जा रहा है कि इसमें आरोपी हैं और जो शिकार हुए हैं, जिनकी मौतें हुई, जिन्हें नृशंस जिनकी हत्या कर दी गई, वो भी तो राजपूत हैं। तो ऐसे में यह संभावना कि यहाँ पे जातीय संघर्ष शुरू हो गया है, ये थोड़ा कम लगता है। कास्टिज्म वाली बात नहीं, यहाँ वर्चस्व वाली बात है, क्योंकि एक मठ की जमीन और पोखर को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ, उसी का अंजाम है। जो पीड़ित हैं वो बताते हैं कि उनका बड़ा बेटा तो जेल में है, जो उन पर फर्जी तरीके से SC/ST केस में उन्हें फंसाया गया, वो आज तक जेल में है। अगर वो बाहर होता तो शायद उसकी भी हत्या कर दी जाती। वो बेचारे कलपते हुए यह बात कहते हैं। आप जरा समझ सकते हैं कि मधुबनी की पूरी घटना, जिसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक रंग दी जा रही है, आप जरा समझिए कि इसमें राजनीति करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर बना है तो पुलिस हरकत में आई है। लेकिन यह क्या कार्रवाई साफ साफ है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्राइम कंट्रोल करने में सक्षम हो पा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा जा रहा है, उसे कंट्रोल कैसे करेंगे नीतीश कुमार? एक तरफ की घटनाओं पर इतना बवाल होता है, इतना तमाशा किया जाता है ताकि अपराधी पकड़ा जा सके, जिस पे राजनीतिक प्रेशर डाला जाता है। इसके बाद जाकर के यह तय होता है कि कौन आरोपी है, वो भी कई दिनों के बाद पता चलता है। और इस मामले में भी मीडिया भी ठंडी पड़ गई थी शुरुआत में, लेकिन बाद में जब ये मामला तूल पकड़ा तो इस मामले में मीडिया ने भी प्रमुखता से खबर दिखाया, जिसके बाद पता चलता है कि इसमें कई लोग शामिल हैं। और जब मुख्य आरोपी, जिसे रावण कहा जाता है वहाँ का, प्रवीण झा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद भी तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि जिस आप SP DSP की बात करते हैं, वहाँ पर ये लोग वहाँ रहेंगे तो जाँच सही से नहीं हो पाएगा। निष्पक्ष जांच की जो बात होती है, वह जांच वहाँ संभव ही नहीं है। यह आरोप है वहाँ के जो पीड़ित हैं, उनके परिजनों ने भी लगाया है कि आखिर जो अपराधी है उसे तो हम लोग जान रहे हैं, तो ऐसे में जांच निष्पक्ष कैसे होगा? तो क्या इस मामले में मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर यह नहीं पता करना चाहिए था कि इन लोगों को तत्काल रूप से हटा करके कोई कार्रवाई की जाती? यहाँ पे जो ADG को जो सूचना मिली, वो सूचना आधी अधूरी सूचना है। आधी अधूरी सूचना के बिना पर कि आप कैसे इस मामले के अंजाम तक पहुँचेंगे? क्या रुपेश हत्याकांड की तरह जो ऋतुराज को पकड़ा गया, उसके अलावा जो बहुत दिन से अन्य आरोपी भाग रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, उसकी सच्चाई क्या है, वो थ्योरी पुलिस की क्या थी, वो सबको पता है, किसी को पची ही नहीं वो थ्योरी। तो क्या वही बात वहाँ होने जा रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है जब मुंगेर में दशहरा के समय बड़ी घटना घट गई थी, उस पर जब DM SP तक का तबादला कर दिया गया था, कार्रवाई की गई थी, तो क्या उस तरह की पुनरावृत्ति फिर से नहीं हो सकती? क्या नीतीश कुमार उस एक्शन में नहीं आ सकते? सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री तो वही है, लेकिन शायद यह दबाव में है। लेकिन क्राइम को लेकर नीतीश कुमार में ये दबाव में कैसे आ सकते हैं? यह बड़ा सवाल है, इसको सोचना पड़ेगा कि आखिर मधुबनी जैसी शहर में जब मीठी बोली के लिए लोग जाने जाते हैं, मिथिला जो वो नगरी है, वो अपने आप में सद्भाव के लिए जाना जाता रहा है, वो उस धरती पर इस तरह का खूनी संघर्ष अगर हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, ब्राह्मण राजपूत को जाकर के काट देगा, मार देगा, गोलियां चला देगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होने वाला है? गंभीरता तो दिखानी पड़ेगी ना। तो इस मामले में मुझे तो बहुत बड़ा गैप दिखता है, क्योंकि जब ADG खुद अपने बयान में शक पकाने लगते हैं कि बोलना क्या है, वह उन्हें पता नहीं होता है, तो इस परिस्थिति में तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या अन्य विपक्ष के लोग हो, वो हावी नहीं होंगे सरकार पर, तो क्या होगा? वहाँ पर डेलीगेशंस तेजस्वी यादव ने भेज दिया, जो राजपूत लोग थे वो वहाँ पे जाते हैं बात करने के लिए, खुद तेजस्वी यादव मिलने जाते हैं, और वह आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पर किसी से मिलने के लिए। आखिर सियासी रंग देने के बाद ही प्रशासन हरकत में आएगा? सवाल यही है, ये बड़ा सवाल है, जरा इसको समझना पड़ेगा कि ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं बिहार में। हर जिले में वारदात। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर मोतिहारी में एक वीडियो वायरल हुआ है, सरेआम खेत में गोली मार दे रहा है। एक और खबरें मिली है कि दवा दुकानदार को जाकर के गोली मार दिया गया है। आप समझिए तो जरा, ये वारदात किस हद तक बिहार में बढ़ रहा है। क्या प्रशासन इतना कमजोर हो चला है?
कि अपराध को रोका ही नहीं जा सकता है, माने कि 100% क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन प्रशासन का खौफ तो हो, प्रशासन से लोग डरे तो सही। यहाँ तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी दरोगा को भी गोली मार दी जाती है। बिहार में इतने क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो रिपोर्ट्स मिलते हैं, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, एससीआरबी की रिपोर्ट आती है, इन सारे रिपोर्ट्स में यह बताया जाता है कि ये सारे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब बिहार में क्राइम को रोकने के बजाय शायद नीतीश कुमार डीजीपी के साथ बैठक भी कर लें तो भी कोई नतीजा नहीं दिखता है। एसके सिंघल जो है अलग बयान देने लगते हैं, अभी एडीजी का बयान कुछ और आ जाता है। ऐसे में मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, नीतीश सरकार पर भी दबाव बनेगा, क्योंकि इसे पॉलिटिकल रंग जब दिया गया तो जातीय रंग भी दिया गया। यहाँ कहा गया कि राजपूत पर हमला हुआ है, लेकिन आप गौर तो कीजिए, राजपूत पर हमला करने वालों में ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं और SC ST के भी 1-2 लोग बताए जाते हैं। इन तमाम लोगों को पकड़ने के लिए प्रशासन अब हाथ पैर मार रहा है, और हाथ पैर मारते हुए उन्होंने कहा है कि कुर्की जब्ती के भी आदेश दे दिए हैं, ताकि कुछ लोग अपने आप चले जाएंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो भी इसमें दोषी हैं उनको तो पकड़ में आना ही चाहिए। और जिस हिसाब से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, अगर बिहार का प्रशासन दबाव में ही काम करता है तो शायद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दबाव काम करे, अन्य नेताओं का भी दबाव काम करें, जो समुदाय जो सामने आते हैं वो प्रेशर दें, ताकि यह तो पता चले कि पुलिस वाकई में क्या ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही थी, क्या तेजस्वी यादव सही कर रहे हैं कि रक्षक ही रावण है। इन सारी बातों को समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कब तक ये सभी आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके जस्टिस दिया जाए उन पीड़ितों को, कि ताकि इन सब आरोपियों को इन पर कार्रवाई हो, इन्हें फांसी की सज़ा मिले। क्योंकि निर्मम हत्या किसी की कर देना, एक ही घर के लोगों को होली के दिन, आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे विवाद पर यहाँ पे गोलियां चल रही हैं और लोगों को मार काट दिया जा रहा है, तो किसी बड़े आदमी को मार दिया जा रहा है, छोटे छोटे लोगों का मर्डर कर दिया जा रहा है। ऐसे में बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी, लोगों में खौफ फैलेगा। जो एक वक्त कहा जाता था कि जंगल राज बिहार में आ गया है, इस वक्त अगर तेजस्वी यादव कहते हैं महाजंगल राज है, तो शायद गलत नहीं करते हैं। ये महाजंगल राज की ही ओर बिहार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अगर एक्शन नहीं लेंगे तो परिस्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। तो फिलहाल मैंने इस वीडियो को इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि जब एडीजी मुख्यालय को कुछ बोलते हैं उस बातों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो क्लिप शेयर किया है और जो हमारे पास भी वह बयान का पूरा क्लिप है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि एडीजी भी तैयार नहीं थे कि मीडिया से कहना क्या है। मतलब यह है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस केस पर भी पुलिस अब काम कर रही है, पता नहीं कौन सी थ्योरी सामने आ जाए। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।